हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स को, उनके सैटेलाइट्स को, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो भी हैं उन प्लैनेट्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ एग्जाम में बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप यहाँ पर जो इमेज देख पा रहे हैं ये है हमारे सोलर सिस्टम की इमेज, जिसमें आपको प्लैनेट्स दिखाए गए हैं और ये प्लैनेट हैं जो हमारे सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड देन नेपच्यून है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो आप मार्स देख रहे हैं ना, इसके बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले के जितने भी प्लैनेट्स हैं इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, तो आगे इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिवर्स से। तो प्लैनेट के ओरिजिन के बारे में सबसे पहले जो तर्क संगत दृष्टिकोण दिया था, रेशनल पर्सपेक्टिव दिया था फर्स्ट, वो किसने दिया था? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कॉम्टे डी बफन। उन्होंने 1749 में सबसे पहले ये अपना पर्सपेक्टिव रखा प्लैनेट्स की ओरिजिन के बारे में। द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो थी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा था डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अद्वैतवादी अवधारणा। अगर मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसमें इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस और लैप्लेस की नेबुलर हाइपोथेसिस, ये दोनों फेमस हुई। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पर चैम्बरलिन एंड मोल्टर प्रेस्टिमल की हाइपोथेसिस, इसी के साथ साथ जेम्स जीन्स एंड जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस फेमस हुई। ठीक है, एच.एन. रसल्स बाइनरी स्टार थ्योरी भी यहाँ पर फेमस हुई। तो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से खास रहे हैं आप देख सकते हैं, और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से यहाँ पर थ्योरीज फेमस हुई हैं, हाइपोथेसिस फेमस हुई हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। द लेटेस्ट थ्योरी जो है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। ये यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग लेटेस्ट थ्योरी है। इसी के साथ साथ जॉर्ज लेमेट्रे जो थे ना, वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का आइडिया प्रेजेंट किया था। अब ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स क्या है, यहीं से स्टार्टिंग होती है हमारी बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो ये ओरिजिनेट हुई थी 1929 में, जब एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि हमारी यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बैलून है, छोटा बैलून है, उसमें आप हर तरफ से पॉइंट टू पॉइंट मार्क कर दें, और उस बैलून को जब हम लोग उसमें हवा भर के फुलाएंगे तो उसका हर एक पॉइंट एक दूसरे से दूर जाता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरीके से एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि हर एक चीज़ यूनिवर्स की जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि हमारा यूनिवर्स हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। प्रोपोजेस दैट द यूनिवर्स बिगेन एज अ हॉट डेंस एंड इनक्रेडिबली स्मॉल सिंगुलरिटी अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एंड हैज़ बीन एक्सपैंडिंग एवर सिंस। तो उनके अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट था और डेंस था। इसी के साथ साथ बिल्कुल पॉइंट जैसी इसकी संरचना थी, इनक्रेडिबली स्मॉल एंड सिंगुलरिटी के फॉर्म में था। ठीक है, और अब वो फैलना स्टार्ट हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ और धीरे धीरे ये फैलता गया और आज तक वो फैल रहा है। और आज इस सिचुएशन में है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो अनंत माना जाता है। ठीक है, तो एक सिंगुलरिटी से इसकी उत्पत्ति हुई थी। All matter was concentrated into an unimaginable small and dense singular atom occupying an infinitesimal volume with infinite temperature and density. जितने भी मैटर हैं वो एक पॉइंट में नहीं थे, मतलब एक बहुत ही छोटा पॉइंट सिंगुलरिटी जैसा उसमें, और जो कि बहुत ज़्यादा छोटा था, इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेंस था, और उसी में इन्फिनाइट वॉल्यूम जो है, इन्फिनाइट टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सभी कुछ इसी में निहित था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है यही आज एक्सपैंड होकर पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा है, ऐसा बिग बैंग थ्योरी कहती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, यूनिवर्स में एक्सप्लोसिव बर्थ हुआ और इसमें लगातार एक्सपेंशन होता गया, जिसकी वजह से मैटर और एनर्जी एग्जिस्टेंस में आए। यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, इसी के साथ साथ हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं।
इन कंपैरिजन मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, उसमें हम माना जाता है कि 100 बिलियन से 400 बिलियन स्टार्स जो हैं अवेलेबल हैं। अवर गैलेक्सी इज नोन एज आकाशगंगा और मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम लोग आकाशगंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अब ये गैलेक्सी क्या होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स हैं, मेटेओराइट्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके के कई सोलर सिस्टम भी हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स में, ये एक की बात यहाँ पर की गई है। और सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी के अंतर्गत आता है। इस पूरी गैलेक्सी में कई सारे तारे और सूर्य, चंद्रमा, ये सभी अवेलेबल होते हैं। और इन गैलेक्सीज़ के क्लस्टर से ही यूनिवर्स बनता है। मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज़ का क्लस्टर जो है वो यूनिवर्स को क्रिएट करता है। यूनिवर्स अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और उसके अंतर्गत गैलेक्सीज़ आती हैं, फिर सोलर सिस्टम एंड देन छोटे छोटे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स, ये सभी आ जाते हैं। ओके, अब इस टेबल में हम लोग कुछ कॉस्मिक इवेंट्स की बात करेंगे और आगे उनका डिस्क्रिप्शन होगा कि कैसे कैसे हमारी अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे हमारे यूनिवर्स में चेंजमेंट्स आए। तो सबसे पहले आती है प्रीमोर्डियल स्टेट। इस स्टेट में यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, जिसमें वो बहुत ही छोटा था, जिसके इमेजिन भी नहीं की जा सकती, बहुत ही डेंस था और हॉट सिंगुलरिटी के फॉर्म में था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो इसको कहते हैं प्रीमोर्डियल स्टेट। इसके बाद में बिग बैंग थ्योरी अकर होती है, बिग बैंग की घटना हो जाती है और ये कोलोसल एक्सप्लोजन हो जाता है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एंड दैट इनिशिएटेड द यूनिवर्स एक्सपेंजन। उस सिंगुलरिटी के बाद इसका जो एक्सपेंजन स्टार्ट होता है वो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू होता है और इस बिग बैंग थ्योरी को हुए लगभग 13.8 बिलियन ईयर हो चुके हैं और यहीं से यूनिवर्स का एक्सपेंजन स्टार्ट हो जाता है बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। हालांकि यूनिवर्स को क्रिएट करने की या यूनिवर्स के स्टार्टिंग की कई सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, बट उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद में आती है बिग बैंग थ्योरी के बाद में आती है कॉस्मिक एक्सपेंजन की घटना। और कॉस्मिक एक्सपेंजन में क्या होता है, तो ऑनगोइंग एक्सपेंजन ऑफ द यूनिवर्स विद गैलेक्सीज मूविंग फार्दर अपार्ट एट स्पेस स्ट्रेसेस। इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्स है ना, इसमें मान लीजिए एक यूनिवर्स है पूरा, इसमें कई सारी गैलेक्सीज़ हैं। ये गैलेक्सीज़ क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं कि हमारा जैसे जैसे एक स्पेस जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, उसी तरीके से ये गैलेक्सीज़ भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे कि बलून वाला एग्जाम्पल आपको बताया था। हालांकि उसको हम गोल शेप नहीं कह सकते कि बलून के शेप का ही है, वो एक समझाने के लिए था कि हाँ इस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। इसके बाद जो फंडामेंटल फोर्सेस है ना, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। द सेपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। अब वो कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में जिनका ओरिजिनेशन होता है। अगर हम लोग बात करें ना कि ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, ये कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए सबसे पहला तो है ग्रेविटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रेविटी के बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के, इनका डेवलपमेंट हो गया। इनके डेवलपमेंट के बाद फॉर्मेशन होता है फर्स्ट एटम का। द कूलिंग ऑफ द यूनिवर्स। धीरे धीरे जो स्मॉल सिंगुलरिटी था, बहुत ही हॉट और डेंस था, इसकी कूलिंग हो जाती है और इसके थ्रू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक एटम को फॉर्म कर लेते हैं। नाउ बर्थ ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इसके बाद स्टार्स और गैलेक्सीज का बर्थ होता है। इसमें क्या होता है, द ग्रेविटेशनल क्लम्पिंग ऑफ मैटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड एलिमेंट। हमारे यूनिवर्स में जो मैटर बने हुए थे, एनर्जी जनरेट हुई थी और इसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें जो अवेलेबल हो चुकी थी, उनकी ग्रेविटेशनल क्लम्पिंग से क्या होता है, स्टार्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कई सारी गैलेक्सीज बन जाती हैं और कई सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स भी बन जाते हैं। लाइफ इमर्ज होती है अर्थ में। तो फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ फॉलोज बाय द इमर्जेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जैसे ही सोलर सिस्टम बनता है, हमारी अर्थ बनती है, वैसे ही अर्थ में जीवन का प्रारंभ हो जाता है। कॉन्टिन्यूड कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन। और करंट की सिचुएशन ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो आज भी स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन को और कई सारी मिस्ट्रीज़ को। काफ़ी कम चीज़ें हैं जो हम लोग जान पाए हैं। तो ये पूरी कहानी रही है हमारे जो है यूनिवर्स की, कॉस्मिक इवेंट्स की, और उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने पढ़ा। सो अब बात करते हैं हम लोग अपने सोलर सिस्टम की और डिटेल में जानेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा।
सोलर सिस्टम जो है वो फॉर्म हुआ था अराउंड 4.568 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, और इसमें क्या क्या है, इसमें सन है जो कि एक स्टार है, इसी तरीके के कई सारे स्टार इसमें अवेलेबल हैं। कॉस्मिक डस्ट है, मासेस हैं अटैच विद ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड प्लैनेट्स हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स भी यहाँ पर हैं, नेचुरल प्लैनेटॉइड हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इसी के साथ साथ मेटेरॉइड्स हैं, एंड कॉस्मिक डस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर प्लैनेट्स की हम लोग बात करें तो प्लैनेट क्या होते हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मूव करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड अ स्टार, है ना, उनको क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट होने के लिए कंडीशन भी होती हैं कुछ, वो कौन सी कंडीशंस हैं? एज पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 2006 तीन मेन चीज़ें होनी चाहिए किसी भी बॉडी के प्लैनेट होने के लिए। इट मस्ट ऑर्बिट स्टार, ये किसी ना किसी स्टार को ऑर्बिट करना चाहिए। जैसे कि हमारे सन के अराउंड कई सारी बॉडीज़ जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, उनको प्लैनेट कहा जाता है। मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू स्फेरिकल शेप, उनमें इतनी पर्याप्त ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपना शेप जो है वो स्फेरिकल बना सके। इट मस्ट इनफ दैट द ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जब वो सन के अराउंड ऑर्बिट करेगा तो उसमें इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो किसी अदर चीज़ को जो कि उसके ऑर्बिट के अराउंड आती है उसको बाहर कर सके। ठीक है, मतलब वो अपने ऑर्बिट में वही चक्कर लगाना चाहिए, वही प्लैनेट चक्कर लगाना चाहिए, कोई और उस ऑर्बिट में नहीं एंटर करना चाहिए। अब हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल के प्लैनेट, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के 4, मार्स के बाद वाले जो है आउटर सर्किल के प्लैनेट्स हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को नाम दिए गए हैं। जैसे इनर सर्किल के जो प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड जो है जब हम लोग पढ़े रहते हैं ना, मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। सो सन और बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स के बीच में जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सभी को हम लोग प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और इसके बाद वाले जितने भी प्लैनेट्स होंगे उन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहेंगे या गैस जायंट प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। इनका अदर नाम जोवियन प्लैनेट भी है। ठीक है, इनर सर्कल के आप 4 प्लैनेट्स देख सकते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर सर्कल के जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। ठीक है, इनका साइज लार्जर होता है, इसी के साथ साथ लेस डेंस मटेरियल से बने होते हैं और थिक एटमॉस्फेयर होता है, मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। All 8 planets in the solar system orbit the sun in the direction of sun's rotation. सन की रोटेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, which is counterclockwise when viewed from the above the sun's north pole. Except Venus and Uranus. देखिए वेनस और यूरेनस कैसे याद रखेंगे, NUS दोनों में लास्ट में है, तो इनकी जो होती है क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, इसके अलावा जितने भी हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, जितने भी 6 बचते हैं यूरेनस और वेनस के अलावा, ये सभी क्या करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब ये जो टेबल आपको दी गई है इसमें सभी प्लैनेट्स के बारे में, उनका सरफेस टेम्परेचर क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में, पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप चाहे तो इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट में आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंटेंट के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, वहाँ से आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सन की। ठीक है, तो सन क्या है, सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ये पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये एक तरीके का स्टार है। हमारा सन क्या है, एक स्टार है, इस पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ब्राइट आउटर लेयर दैट इमिट्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पर्टिकुलरली द विजिबल लाइट इज़ नोन एज फोटोस्फेयर। हमारे सन के अराउंड जब हम लोग सन की बात करते हैं तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये बहुत ही ब्राइट होती है और इसी के साथ साथ विजिबल लाइट को इमिट करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन यही इमिट करती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जाना जाता है फोटोस्फेयर के नाम से। ठीक है, सन्स मास कंपोज्ड ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन, सन का जो पूरा मास है उसमें 71% हाइड्रोजन अवेलेबल है, 27% हीलियम है और 2% अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नासा के अकॉर्डिंग सन जो है वो 109.2 टाइम्स बिगर है हमारे प्लैनेट से। ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर इसका जो है सन का 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन कितना ज़्यादा गर्म है। सोलर फ्लेयर्स इससे आती रहती है और बहुत ही ख़तरनाक रेज भी आती हैं। सो हमारे अर्थ में ऐसा एटमॉस्फेयर बना है जिससे हमें उन सभी रेज से प्रोटेक्शन मिल सके। आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स इज़ नोन एज कोरोना।
वो आउटर लेयर जो हमें सोलर इक्लिप्स के टाइम पे दिखाई देती है ना, उसको कोरोना कहा जाता है। अब बात करते हैं सोलर इक्लिप्स क्या है। सोलर इक्लिप्स एक ऐसी सिचुएशन है जब सन जो है हमारा वो पार्शियली या कम्प्लीटली हाइड हो जाता है, क्योंकि बीच में जो है मून आ जाता है। सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है और इसके बीच में आ जाता है मून, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सन हमारा पार्शियली हाइड हो जाता है या कम्प्लीटली भी हाइड हो जाता है। इस सिचुएशन को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, हिंदी में सूर्य ग्रहण कहा जाता है। डार्क पैच ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज सन स्पॉट। सन की जो सरफेस है उस पर एक डार्क पैच है जिसको हम लोग सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। अब सन की जो सिचुएशन है वो अर्थ से कभी नियरेस्ट होगी तो कभी फारदेस्ट होगी। तो जब सन और अर्थ दोनों एक दूसरे से बेहद करीब होते हैं, सबसे करीब वाली सिचुएशन जो है वो 4 जनवरी को होती है और सबसे दूर वाली सिचुएशन जो है वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है। इन जो ये फिनोमेनन है इनको कुछ कहते हैं, क्या कहा जाता है। जब नियरेस्ट रहता है सन 4 जनवरी को तो उसको पेरिहीलियन के नाम से जानते हैं, और जब फारदेस्ट रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एपीहीलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रही कहानी हमारे सन की। अब हम लोग अपने इनर प्लैनेट्स की बात करेंगे तो मेजरली ये कंपोज होते हैं सिलिकेट से, जो कि उनकी क्रिस्टल बनाते हैं और मेंटल को बनाते हैं, और कुछ अदर मेटल्स होती हैं जैसे आयरन निकल है, ये इनके कोर्स को बनाते हैं। हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर में भी देखेंगे और कई सारे प्लैनेट्स की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। अगर वो गोल है, मान लीजिए ये बीच का जो पार्ट है ये इसका कोर वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर मेंटल होता है और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको क्रस्ट कहा जाता है। तो जो क्रस्ट है ना वो सिलिकेट से बनी हुई है। इसी के साथ साथ मेंटल जो है वो भी सिलिकेट से बनी हुई है, और जो इसका कोर वाला पार्ट है वो कुछ मेटल से बना हुआ है, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, ठीक है। वीनस, अर्थ एंड मार्स हैव एटमॉस्फेयर सब्सटेंशियल इनफ टू जनरेट वेदर। हमारे सोलर सिस्टम का पहला जो प्लैनेट है इसको छोड़ करके, मतलब मरकरी को छोड़ करके, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनमें ऐसी कंडीशंस हैं कि यहाँ पर वेदर जनरेट हो सकता है, मतलब मौसम बन सकते हैं। ऑल हैव इम्पैक्ट क्रेटर एंड टेक्टोनिक सरफेस फीचर्स। इन सभी में क्रेटर्स अवेलेबल हैं, टेक्टोनिक सरफेस है इनकी, मतलब सरफेस में मूवमेंट हो सकती है और रिफ्ट वैलीज बन सकती हैं उसके थ्रू, और वोल्केनोस का इरप्शन भी यहाँ पर हो सकता है। मरकरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका अपीयरेंस जो है वो मून के जैसा है, और मरकरी में जो है कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ मरकरी द सन वुड अपीयर मोर देन 3 times एज लार्ज एज इट डज व्हेन व्यूड फ्रॉम अर्थ। अगर हम लोग मरकरी के सरफेस से देखें, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर कोई मरकरी के सरफेस से सन को देखेगा तो उसको सन जो है वो 3 times ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। हैविंग एटमोस्ट नो एटमॉस्फेयर टू रिटेन हीट। इसमें ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि हीट को रिटेन कर सके। अगर आप इसके टेम्परेचर की बात करें ना, तो ड्यूरिंग द डे टाइम पर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नाइट के टाइम पर बहुत कम भी हो जाता है, क्योंकि 427 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग डे और माइनस का 173 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नाइट में टेम्परेचर रहता है। इस इमेज में आप मरकरी के बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि इसकी जो डिस्टेंस है सन से वो है 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसके अलावा जो इसका लेंथ है एक दिन का वो कितना है, अर्थ के 175 डेज़ के बराबर। इसका जो ईयर है वो अर्थ के 88 डेज़ के बराबर है, मतलब हमारे अर्थ में जब 88 डेज़ होते हैं तो मरकरी का 1 साल हो जाता है। ये एक टेरेस्ट्रियल टाइप का प्लैनेट है, इसमें नो रिंग्स एंड नो मून्स, यानी इसका कोई भी मून नहीं है, इसमें कोई भी रिंग भी नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वीनस की। वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। इसको लूसीफर कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर सन एंड मून। सबसे पहले जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें दिखता है हमारे सोलर सिस्टम में वो है सन, उसके बाद 2nd नंबर पे आता है मून और 3rd नंबर पे आता है वीनस। बहुत ही चमकीला ये ग्रह है, रिफ़र टू एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट एल्बिडो जो है प्रेजेंट होता है, और पूरे प्लैनेट में एक चमक जैसी होती है, ब्राइटेस्ट होता है सभी प्लैनेट्स में ये, ठीक है। तो इस वजह से इसमें चमक होती है। समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट और अर्थ ट्विन, इसको कभी कभी पृथ्वी की बहन या फिर अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सेम साइज है अर्थ के जैसा ही, प्रॉक्सिमिटी सन से भी सेम है, बल्क कॉम्पोजिशन है। इसी के अलावा इसमें सिमिलर प्रेजेंस है फिजिकल फीचर्स की, जैसे कि प्लेट्यूज वहाँ भी पाए जाते हैं, अर्थ में भी पाए जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बेल्ट्स हैं, इसके अलावा न्यूमरस वोल्केनोज हैं,
कहाँ पर, वीनस में भी है और अर्थ में भी है, इसलिए इसको अर्थ की सिस्टर के फॉर्म में जाना जाता है या फिर अर्थ के ट्विन के रूप में जाना जाता है। टोटली obscured by a thick atmosphere composed of about 96% कार्बन डाइऑक्साइड। जो वीनस है ना, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है और 96% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंस एटमॉस्फेयर इसी का है। इस प्लैनेट की सरफेस पर अगर देखा जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है तो अर्थ के कंपैरिजन में 92 टाइम्स होता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है इसके एनवायरनमेंट की। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इवन दो मरकरी इज़ क्लोजर टू द सन। हम लोग जानते हैं कि मरकरी सबसे पहले आता है, सन के पास में है, लेकिन फिर भी वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अराइज होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 यहाँ पर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एमंग द प्लैनेट्स ऑफ ऑल सोलर सिस्टम। रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है क्लॉकवाइज। देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो लास्ट में नस वाले हैं, यानी जैसे वेनस हो गया, यूरेनस हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं। इसके अलावा 6 जितने भी बाकी हैं हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, वो सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो वेनस है, वेनस का आपको सरफेस टेम्परेचर दिया गया है 470 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब भी जैसे जैसे यहाँ पर ऊंचाई पे बढ़ेंगे 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, फिर 55 जाएंगे तो यहाँ पर आपको फास्फीन गैस देखने को मिलती है। वेनस में 55 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर हमें फॉस्फीन गैस देखने को मिलती है और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो 20 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी मेन सरफेस में हमें एकदम से वेरिएशन देखने को मिलता है, एकदम से राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। और अगर 55 जो है किलोमीटर्स पे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 20 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर है, लेकिन इसकी जो मेन सरफेस है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अब हम लोग अपनी अर्थ की बात करते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन बिहाइंड मरकरी एंड वेनस। हम लोग जानते हैं कि थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ आती है, वेनस और मार्स के बीच में लोकेटेड है। फिफ्थ लार्जेस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जो अर्थ और सन की डिस्टेंस है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। शेप जो है हमारी अर्थ का वो जियोइड शेप है, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। द एक्सियल टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री एज इट मूव्स अराउंड द सन कॉजेज द सीजनल चेंज। जो हमें सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं ये इसके टिल्ट होने की वजह से ही हैं, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी एक्सिस से। आगे बढ़ते हैं। फॉर 6 months फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर द सन साइंस डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जो है साइन करना स्टार्ट करता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है कब, 21 मार्च को, 21 जून को पहुँचता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसके बाद 23 सितंबर को फिर वही सिचुएशन इक्वेटर वाली आ जाती है और नीचे आकर के 22 दिसंबर को ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है ब्राइट होता है और उसके बाद फिर से ये आपका चला जाता है इक्वेटर पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है अगर हम देखें। और सन की सिचुएशन अगर देखी जाए कि परपेंडिकुलर लाइट्स कब कब कहाँ पे हैं, तो ये 21 जून की कंडीशन है। 21 जून में सन ब्राइटेस्ट होता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये स्टार्टिंग है हम लोगों ने पढ़ी 21 मार्च की कंडीशन है, ये 21 मार्च। और ये वाली कंडीशन जो है ये 23 सितंबर की है। 23 सितंबर पर सन की लाइट जो है वो इक्वेटर पर सीधी पड़ने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारे जो नॉर्थ वाला पोर्शन है जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट हैं अभी, तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडी का सीज़न आ जाता है, क्योंकि सन ब्राइट चमकने लगता है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और यहाँ पर सन की लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है 22 दिसंबर को, ठीक है। हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है और हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियाँ आने लगती है। इस तरीके से सनलाइट जो है वो अलग अलग इमेजिनरी लाइंस पर ब्राइटेस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं।
21 जून को जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, समर सोलिस्टाइस कहते हैं। और 22 दिसंबर वाली घटना जो थी उसको विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। ठीक है। सनलाइट टेक्स एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से अर्थ में आने के लिए सनलाइट को एवरेज 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स का टाइम लगता है। और वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। मार्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज रेडिश आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड है, इस वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स हैज़ 2 रिलेटिवली स्मॉल नेचुरल मून्स जिनका नाम है फोबोस एंड डेमोस। मार्स के 2 नेचुरल मून्स हैं, फोबोस और डेमोस, नाम याद रखेंगे। और डेमोस जो है वो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। यहाँ पे एक वोल्केनो है, सील्ड वोल्केनो है, ओलंपस मॉन्स। ये लार्जेस्ट वोल्केनो है एंड द हाईएस्ट नोन माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट नोन माउंटेन और लार्जेस्ट वोल्केनो है। कहाँ पर है, मार्स में पाया जाता है। ये एक तरीके का सील्ड वोल्केनो है और नेम क्या है, ओलंपस मॉन्स। ठीक है। मार्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% ऑफ ऑर्गन, 1.89% नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन एंड वाटर। तो मार्स में क्या है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.93% ऑर्गन है, 1.89% नाइट्रोजन देखने को मिलती है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, मीथेन एंड वाटर। 25 मई 2008 को मार्स के नॉर्थ पोल पे क्या हुआ था, फोनिक्स मार्स लैंडर लैंड किया था और इसको लॉन्च किया गया था 4 अगस्त 2007 में। हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात कर ली जिन्हें हम लोग इनर प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम लोग आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे। आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड एक ड्वार्फ प्लैनेट जो हमारा प्लूटो है, इसको प्लैनेट्स में अब कंसीडर नहीं किया जाता है, हालांकि ये भी आउटर प्लैनेट्स के अंतर्गत ही आता है। ये कंपोज होते हैं मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से एंड इसमें सॉलिड सरफेस की कमी होती है। ये मेनली गैसियस फॉर्म में बने होते हैं, सॉलिड सरफेस इनमें नहीं होती है। उनके मून्स जो है सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है। 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स जो कौन कौन से, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये कंपोज्ड हैं जैसे आइसेस से। आइस किसकी हो सकती है, अमोनिया की, वाटर की एंड मीथेन की। ठीक है। तो हमारे जो आउटर मोस्ट हैं कौन कौन से, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आइसेस से बने हुए हैं एंड आर ऑफन रिफर टू एज सेपरेटली एज आइस जायंट्स। इनको आइस जायंट्स के फॉर्म में भी जाना जाता है। नेपच्यून हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड 2100 किलोमीटर्स पर आवर, फॉलोड बाय सैटर्न 1800 किलोमीटर्स पर आवर। नेपच्यून में बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और इनकी स्पीड क्या होती है, 2100 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ साथ सैटर्न में जो विंड की स्पीड है वो है 1800 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखेंगे, इन्हें जोवियन प्लैनेट्स के भी नाम से जाना जाता है। जुपिटर की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, इसे लॉर्ड ऑफ हेवन भी कहते हैं। रोटेशन जो है इसकी 9.8 आवर है, फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी। ठीक है। 4 लार्जेस्ट मून है इसके कौन कौन से, लो, यूरोपा, गैनेमेड एंड कैलिस्टो। इनको गैलीलियन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि गैलीलियो ने इनको डिस्कवर किया था। ये जो पहला इनका सैटेलाइट है लो, ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक बॉडी है एंड जो गैनीमेड है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। जुपिटर की रिंग जो डिस्कवर की गई थी वो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी बाय वोयागर 1 स्पेसक्राफ्ट इन 1979। ठीक है। इन रिंग्स को जोवियन रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर की रिंग जो है वो सिलिकेट्स की बनी हुई हैं। सैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। सबसे नंबर 1 पर जुपिटर है और सेकंड पर आता है सैटर्न। इसके 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है और रिया इसका सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न को हम लोग ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से भी जानते हैं या फिर गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एक सैटेलाइट है फोर्ब जो कि सैटर्न की रोटेशन के अपोजिट ऑर्बिट करता है इसको। सैटर्न टेक्स 29.456 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए इसको 29.456 ईयर्स लग जाते हैं। सैटर्न की डेंसिटी जो है वाटर से भी कम है। यूरेनस की अगर हम लोग बात करें तो ये आइस जायंट प्लैनेट है, जैसा कि आपको बताया था। यूरेनस एंड जो नेपच्यून है हमारे वो आइस जायंट प्लैनेट है। इनकी आइस जो है वाटर, अमोनिया और मीथेन वगैरह से बनी होती है। तो 4 टाइम्स लार्जर है ये अर्थ से और डिस्कवर किया गया था विलियम हर्शल के द्वारा 1781 में। ओनली जायंट प्लैनेट हुज इक्वेटर इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिट। एकमात्र ऐसा जायंट प्लैनेट है जिसकी इक्वेटर इसकी ऑर्बिट के परपेंडिकुलर है।
इसकी साइड रोटेशन की वजह से इसको साइडवेज प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। और टेलीस्कोप का यूज़ करके फर्स्टली इसको ही फाउंड किया गया था, यानी दिस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट फाउंड यूजिंग टेलीस्कोप। कंटेन्स 5 रिंग्स लाइक सैटर्न। इसमें 5 रिंग्स प्रेजेंट है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये 5 रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। नेपच्यून की अगर हम लोग बात करें तो यूरेनस और नेपच्यून, ये जैसा कि हमने पढ़ा कि आइस जायंट प्लैनेट्स हैं, इनको ट्विंस भी कहते हैं आउटर सोलर सिस्टम का। डिस्कवर्ड बाय जर्मन एस्ट्रोलॉजर जोहान गॉटफ्राइड गैले ऑन 23 सितंबर 1846। नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेपच्यून हैज़ 14 नोन नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं? नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। इसका एवरेज टेम्परेचर भी आपको दिया गया है। और जो सबसे गर्म था, जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट था, वो कौन सा था? वेनस था। लास्ट में हम लोग मून की बात करेंगे। ये अर्थ का ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है, 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। इसकी जो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ से, वो आपको दी गई है यहाँ पर। देखिए, जब हम लोगों ने सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस देखी थी, तो वो मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगी, उस कंडीशन को नाम दिए थे। इसी तरीके से यहाँ भी नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मून क्लोजेस्ट हो जाता है अर्थ से, इस कंडीशन को पेरिजी कहा जाता है। और जब मैक्सिमम हो जाता है तो इस कंडीशन को अपोजी कहा जाता है। यानी जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है तो इसको अपोजी के नाम से जानते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस को पेरिजी के नाम से जानते हैं। मून का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट लेबनिज है साउथ पोल पर। और मून मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड अर्थ वंस एवरी 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। मून जो है वो अर्थ का कंप्लीट ऑर्बिट कंप्लीट करता है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स में। सोलर इक्लिप्स अकर एट द न्यू मून व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा सन है और अर्थ है, उसके बीच में जब मून आ जाता है तो वहाँ पर सोलर इक्लिप्स की कंडीशन बन जाती है, यानी कि सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब सुपर मून की कंडीशन होती है, यानी पेरिजी मून होता है, तो मून ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, यानी 14% लार्जर दिखाई देता है इन डायमीटर एंड 30% ब्राइटर दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पेरिजी की कंडीशन क्या है, जब मून क्लोजेस्ट होगा अर्थ से। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो सुपर मून बनता है उसमें वो ब्राइटेस्ट दिखाई देगा, क्योंकि नज़दीक होगा। इन द टोटल लूनर इक्लिप्स अर्थ कम्प्लीटली ब्लॉक्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। लूनर इक्लिप्स जब होता है, यानी चंद्र ग्रहण होता है, जब टोटल लूनर इक्लिप्स देखने को हमें मिलता है, तो अर्थ जो है वो सन से आने वाली पूरी लाइट को ब्लॉक कर देती है, और वहाँ पर मून पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से लूनर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू रेडिश कलर ए टोटली इक्लिप्स्ड मून इज समटाइम्स कॉल्ड ए ब्लड मून। जब पूरी तरीके से इक्लिप्स्ड मून होता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण जब हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल लाल लाल रेडिश कलर में होता है। ठीक है, ट्रेडिशनली द सेकेंड फुल मून ऑफ द मंथ इज कॉल्ड ए ब्लू मून। जो सेकेंड फुल मून है हमारे मंथ का, उसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। एरिया ऑफ डार्क स्पॉट, हम देखते हैं कि मून में हमें कुछ डार्क स्पॉट का एरिया देखने को मिलता है, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। जब 20 जुलाई 1969 को जब क्रू लैंडिंग हुई थी मून पर, तो यही था लैंडिंग साइट, ये फर्स्ट लैंडिंग साइट था मून पर। कौन सा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अपोलो 11 के थ्रू नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन बज़ एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, और ये कौन सा पॉइंट था? यही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी था। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर ली है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।